बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो हमें ग्राफ थ्योरी का कोर्स अच्छी तरह से समझने में मदद करेंगे। ठीक है, तो आज के पूरे टॉपिक में हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट सेट्स का आता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम जब भी किसी स्ट्रक्चर को कंसिडर करते हैं तो वो स्ट्रक्चर बेसिकली सेट होता है। ठीक है, और सेट को हम सिंपली इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हम कहते हैं सेट कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की। अब इस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए सम टाइम हम कंडीशंस भी मेंशन करते हैं कि ये कंडीशन जो कलेक्शन है इसे वेल डिफाइन होना चाहिए, जो कलेक्शन है इसे डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो ये दोनों बातें दुरुस्त हैं। वेल डिफाइन से मुराद होती है कि हम जो भी कलेक्शन लें वो इस किस्म की कलेक्शन हो कि जितने भी एलिमेंट सेट के अंदर आ रहे हैं वो सब डिफ़ाइन हो, प्रॉपरली डिफ़ाइंड चीज़ें हो, जिनके बारे में हम जानते हैं और कंफर्म एक ही राय रखते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी निगेशन करें और मैं कहूँ कि कोई ऐसी एग्जांपल हो जो सेट नहीं है, तो ऐसी एग्जांपल में सेट ऑफ स्टार्स आ जाता है। हम कहेंगे कि सेट ऑफ स्टार्स जो हैं वो सेट की एग्जांपल नहीं है। उसकी क्या वजह है कि जो स्टार्स हैं, हमें सारे स्टार्स के बारे में फ़िलहाल पता ही नहीं है, तो उसमें जो हमारी जो वेल डिफाइन वाला ऑप्शन है वो वाली कंडीशन है वो फुलफ़िल नहीं होती। ठीक है, कि हम कह रहे हैं कि कलेक्शन को वेल डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऐसे सेट जिनमें किसी की खूबी बयान की जा रही हो, किसी भी तरह की कोई खूबी बयान की जा रही हो, वो सेट भी वेल डिफाइन नहीं होते, क्योंकि हर इंसान के लिए दूसरे इंसान के बारे में जो तसव्वुर है वो मुनफरिद होता है। जैसे हो सकता है कोई आपको बहुत खूबसूरत लगता हो, लेकिन किसी दूसरे शख्स से आप अगर उसके बारे में पूछें तो वो कहे कि ऐसा नहीं है, ठीक है, वो खूबसूरत नहीं है। तो कोई आपको बहुत नाइस लगता हो, लेकिन किसी दूसरे शख्स को ऐसा ना लगता हो। तो इस तरह के जो सेट हैं जिनमें या तो खूबी बयान की जाए किसी की, या फिर राय दी जाए किसी तरह की, या फिर ऐसी चीज़ों के बारे में हो जिनके बारे में अभी हमें पूरी तरीके से इल्म नहीं है। ठीक है, इस तरह के जो कलेक्शंस होंगी वो कभी भी सेट्स नहीं होती, क्योंकि वो वेल डिफाइन नहीं है। ठीक है, आप रफली उन्हें सेट्स कह सकते हैं, लेकिन अगर आप जनरली बात करें, सेट्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें, तो ऐसा नहीं होगा। दूसरा, हमने डिस्टिंक्ट की बात की थी कि डिस्टिंक्ट से मुराद है कि सेट के अंदर जितनी भी एंट्रीज आएँ, हम हर एंट्री को सिर्फ एक ही जगह देते हैं। हम हर एंट्री को तो एक ही जगह देते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट नहीं है। अगर आप कहते हैं 1 3 एक सेट है, तो उसके बरक्स अगर आप एक सेट लेते हैं 1 3 3, तो डेफिनेटली ये भी सेट है और दोनों बराबर हैं। ठीक है, दोनों के अंदर दो ही एलिमेंट हैं बेसिकली, 1 और 3। 3 जो है वो रिपीटेड है, तो 1 3 लिखें या 1 3 3 या मैनी टाइम्स 1 1 और मैनी टाइम्स 3 3 लिख लें, तो तब भी वो जो सेट है वो 1 3 के इक्वल ही रहेगा। तो हम प्रेफर करते हैं फिर लिखते वक्त कि हम ये कह दें कि अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अदरवाइज अगर आप बुक्स पढ़ें तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी किताबें आपको मिलेंगी जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ सेट को कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कहकर मेंशन किया गया है, क्योंकि अगर आप कहें कि ये सेट नहीं है तो ये बात दुरुस्त नहीं है। ठीक है, ये भी सेट है और ये सेट एक्चुअली सेट 1 3 के ही बराबर है। तो सेट बनाने का, सेट पढ़ने का मकसद ये है कि ये हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट में हमें मदद करते हैं। ठीक है, और एक तरतीब से चीज़ों को हम सेट्स के अंदर सेट कर लेते हैं, जो टाइम मैनेजमेंट में भी हमारी मदद करती है। टाइम मैनेजमेंट में से इस तरह से बात है कि अगर मुझे 100 तक काउंटिंग लिखनी हो, तो मैं सिंपली 1 2 3 सो ऑन 100 करके आराम से काउंटिंग लिख सकती हूँ। ये 1 से 100 काउंटिंग है, और मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ठीक है, सेट्स के बाद ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, खाली सेट, उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करली ब्रैकेट्स के दरमियान कुछ भी ना लिखें, या फिर इस फाई सिंबल से रिप्रेजेंट कर दें।
याद रखिएगा कि सिर्फ दोनों में से कोई एक सिंबल ही एट अ टाइम इस्तेमाल करते हैं, दोनों को एक साथ कभी इस्तेमाल नहीं करते। अक्सर लोग इस तरह से एम्प्टी सेट लिख देते हैं, ये बिल्कुल ही गलत तरीक़ेकार है, ये तरीक़ेकार बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आते हैं सबसेट्स पे। सबसेट हम ऐसे सेट को कहेंगे, एक ऐसे सेट को दूसरे सेट का सबसेट कह सकते हैं जिसके तमाम एलिमेंट पहले सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में शामिल हों। फॉर एग्जांपल आप दो सेट ले लें, एक सेट ए और एक सेट बी। अगर ऐसा हो कि ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में मौजूद हों तो हम कहेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट के लिए हम हमेशा ये नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाँ, इस बात को इस तरह भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, इस सिंबल के थ्रू, लेकिन इस सिंबल को हम सबसेट का सिंबल नहीं कहते, ये सुपर सेट का सिंबल है। इसमें हम ये बता रहे हैं B इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। सुपर सेट ऐसे सेट को कहते हैं जो दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट कंटेन कर लेता है। तो ये एग्जाम्पल इस सुपर सेट के लिए इस्तेमाल होगी, ठीक है। जबकि ये वाली नोटेशन हमेशा सबसेट के लिए इस्तेमाल होगी। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं। जब हम सबसेट को डिस्कस कर रहे हैं तो अक्सर जगहों पे, अक्सर थ्योरम पढ़ते वक्त भी आप ये बात नोटिस करेंगे कि अक्सर दो सेट्स को सबसेट कहा जा रहा होता है और सिंबल सिर्फ ये लगाया होता है, जबकि अभी अभी मैंने आपके साथ जो सिंबल लिखा है वो कुछ इस तरह से है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये कुछ इस तरह से जा रहा है। अब क्या फ़र्क है इस सिंबल में और इस सिंबल में, इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जब हम सबसेट्स को स्टडी करते हैं तो सबसेट दो टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट, और दूसरे इम्प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से हम कहते हैं हमारे पास एक सेट है, सेट ए, और सेट ए के पास एंट्रीज़ हैं ए बी सी, ठीक है। सेट ए की ये जो एंट्रीज़ हैं, अगर मैं इसके लिए सबसेट लिखना चाहूँ, इसके पॉसिबल सबसेट बनाना चाहूँ, तो उनका तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, पहला पॉसिबल जो सबसेट लिखते हैं वो एम्प्टी सेट है। याद रखिएगा, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है। क्योंकि हम ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ने लगे हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी राइज होता है कि क्या एम्प्टी सेट डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है सबसेट होने की। देखिए, डेफिनेशन में आपने कहा है ए सबसेट बन जाएगा बी पे इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, ठीक है। अगर आप इस डेफिनेशन के थ्रू इसे चेक करें तो इस डेफिनेशन के मुताबिक तो सबसेट तब बन सकता है जब ए की तमाम एंट्री बी में हो। अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि ये जो आपका दिया गया सेट है, ये जो हमने सेट लिया हुआ है, ये एक्स सेट इज़ अ सबसेट ऑफ ए है, एक्स इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तो फिर उसे ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। पर एम्प्टी सेट के केस में तो हम कहते हैं कि कोई एलिमेंट ही नहीं है। अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो फिर एम्प्टी सेट को इसका सबसेट होना चाहिए। या नहीं होना चाहिए। देखिए, डेफिनेशन तो देखें, कोई भी चीज़ हम तभी ये याद रखिएगा कि ग्राफ थ्योरी का कोर्स पढ़ते वक्त हमारा बेसिक फोकस डेफिनेशन होगा। अगर हम किसी बात को सही कह रहे हैं तो उसकी बुनियाद भी डेफिनेशन होगी, गलत कह रहे हैं तो उसकी बुनियाद भी डेफिनेशन हो सकती है। तो यहाँ पे देखें, सबसेट की डेफिनेशन तो ये सेट ओबे ही नहीं करता। अगर ये सबसेट की डेफिनेशन ओबे नहीं करता तो हम किस तरह से ये क्लेम करते हैं कि ये इसका सबसेट है। अगर हम कहते हैं ये सबसेट नहीं है, फ़र्ज़ करें हम नेगेशन में बात लेते हैं, हम कहते हैं एम्प्टी सेट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सेट ए बी सी, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है जो ऐसा हो कि वो ए से बिलोंग करे। तो फिर इस बात को गलत साबित कर देते हैं। गलत साबित करने के लिए हमें ये साबित करना पड़ेगा
कि कोई एक ऐसी एंट्री है जो ए सेट में है और इसमें नहीं है। सबसेट ना होने की कंडीशन ये होती है कि ए सेट में आपको कोई एक ऐसी एंट्री मिले जो ए में हो और बी में ना हो, तो तब हम कहते हैं कि ए बी का सबसेट नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सबसेट लिखूं 1 2 ए की जगह और बी हो मेरे पास 2 3 4, तो इस वक्त ए सबसेट नहीं है बी का। उसकी क्या वजह? 1 एक ऐसी एंट्री है जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। सो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ बी। फिर मुझे ये बात साबित करनी पड़ेगी कि कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए में है पर बी में नहीं है। तो देखें, इस कंडीशन में जब आपने एम्प्टी सेट लिया हुआ है, हम नेगेशन को भी साबित नहीं कर सकते। जब आप नेगेशन को साबित नहीं कर सकते तो फिर वो ट्रिवियल केस है। ठीक है, ट्रिवियल केस हम इस तरह से कंसिडर करते हैं कि गलत साबित नहीं कर सकते तो सही माने। ठीक है, और जब हम लॉजिक ऑपरेटर पढ़ेंगे तो इफ़ देन स्टेटमेंट के थ्रू भी मैं आपको ये बात क्लियर करूँगी कि हम कैसे साबित कर सकते हैं बाय यूजिंग इफ़ देन स्टेटमेंट कि एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लें कि एम्प्टी सेट is a subset of every set। although empty set में कोई एंट्री नहीं है, फिर भी हम ये कहते हैं कि empty set हर सेट का सबसेट है। इसकी वजह ये है कि हम ये बात भी साबित नहीं कर सकते कि empty set किसी सेट का सबसेट नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आपको आपकी दोस्त आकर एक बात बताए कि ऐसा हुआ है, फिर वो आपके नहीं ऐसा नहीं है, पर आप अपने निगेशन को साबित ना कर पाएँ, तो फिर डेफिनेटली जो दोस्त कह रहा है वही सही है। ठीक है, या कोई किसी के बारे में बात बताए और निगेशन साबित ना हो सके तो डेफिनेटली हम यही मानते हैं कि वही बात ठीक है जो हमें पता लगी है। तो ये बिल्कुल वैसा ही केस है। ठीक है, फर्दर सबसेट्स की तरफ चलते हैं। A set, A set B, set C, set AB, set BC, set CA, set ABC। ये पॉसिबल सबसेट हैं इसके अलावा इसके सबसेट नहीं बन सकते। टोटल जो पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं इस सेट ABC के, ये इतने ही हैं। कैसे पता लग रही है मुझे ये बात? एक फॉर्मूला आपने अपनी अर्ली क्लासेस में सीखा होगा, 2 पावर n। n यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट है। इस सेट में टोटल कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं? 3। अगर इस सेट में 3 नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 3 8 होता है। तो देखें टोटल सबसेट जो बने हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 4 एलिमेंट होते तो 2 पावर 4 16 आ जाते। और क्वेश्चन राइज ये ऊपर ये होता है वाई 2 पावर समथिंग ही क्यों चेक कर रहे हैं? देखें, जब आप कोई भी सबसेट बनाते हैं तो सबसेट में जो एलिमेंट होते हैं हर एलिमेंट के लिए सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो वो सबसेट का मेंबर होगा या फिर सबसेट का मेंबर नहीं होगा। सो देर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज़। 2 पॉसिबिलिटीज़ की वजह से 2 पावर नंबर ऑफ़ एलिमेंट लिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जितने भी सबसेट हमने बनाए हैं, ये सारे के सारे जिनको मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है, ये प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, ये सारे के सारे प्रॉपर सबसेट हैं। सिर्फ इकलौता सेट इटसेल्फ इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, एक्चुअली जो इम्प्रॉपर सबसेट है वो बेसिकली सेट के इक्वल ही है। तो अक्सर किताब बुक्स में इम्प्रॉपर की वैल्यू, इम्प्रॉपर वर्ड ही नहीं लिखा होता। ठीक है, एक्चुअली ये इक्वल सेट्स के तौर पर रिप्रेजेंट हो जाता है हर जगह। ठीक है, तो इसलिए जब आप सबसेट्स को पढ़ेंगे तो आप सबसेट पढ़ेंगे, प्रॉपर सबसेट पढ़ेंगे, और सेट इटसेल्फ, हर सेट खुद अपना सबसेट होता है। ये बात भी याद रखिएगा, इसे भी नोट कर लें। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो जो इटसेल्फ सबसेट है वो बेसिकली इक्वल सेट भी है
और इम्प्रॉपर सबसेट भी है। इसके अलावा जितने भी सबसेट बनाते हैं वो सारे के सारे प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो जब हमें इस बात की श्योरिटी होती है कि हम जो सबसेट लेने वाले हैं वो प्रॉपर सबसेट है, तो हम नोटेशन ये इस्तेमाल करते हैं। और जिस वक्त हम जर्नली केस डिस्कस कर रहे होते हैं कि जिसमें कोई भी पॉसिबल सबसेट आ सकता है, यानी कि सेट इटसेल्फ आने की पॉसिबिलिटी भी है इन जनरल बात करते हुए, तो फिर हम इस नोटेशन को प्रेफर कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट में सिर्फ एक ही कंडीशन है कि प्रॉपर सबसेट हर वो सेट बन सकता है जिसमें एट लीस्ट एक एंट्री ऐसी हो जो सुपर सेट में हो लेकिन सबसेट में ना हो। एट लीस्ट वन, एक से ज़्यादा जितनी मर्जी कम हो, पर एट लीस्ट की कंडीशन शामिल रहेगी। ठीक है, देखें अब इसमें बी नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एट लीस्ट वन एंट्री नहीं है, इसमें ए नहीं है, इसमें सी नहीं है, इसमें दो एंट्रीज़ नहीं है ए और बी, इसमें भी दो एंट्रीज़ नहीं है, इसमें भी दो एंट्रीज़ नहीं है। कम से कम शर्त एक एलिमेंट का ना होना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, होपफुली कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, सबसेट के बाद अगर आप किसी सेट के तमाम सबसेट का सेट बनाते हैं तो उसे ही हम पावर सेट कहते हैं। ठीक है, पावर सेट बेसिकली इज अ सेट whose elements is also a set and basically subset of a particular set। ठीक है, इसके बाद आपने जब सेट्स पढ़ने हैं तो जिस तरह आप नंबर्स पढ़ते हैं तो नंबर्स को ऐड करने के लिए, कंबाइन करने के लिए, उन्हें मिनिमाइज़ करने के लिए हमारे पास ऑपरेशन होते हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का। इसी तरह सेट्स को कंबाइन करने के लिए या डिफरेंट तरह के ऑपरेशन हैं, जिनमें से पहला ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट है। यूनियन ऑफ सेट में हम कहते हैं कि अगर आपके पास कोई से भी दो सेट हैं तो उनका यूनियन करने से हमारी ये मुराद होगी कि हम तमाम यूनियन ऑफ सेट अगर लिया जाएगा तो उसमें दोनों अंडर कंसिडरेशन जितने भी सेट हैं, फ़र्ज़ करें आपके पास दो सेट हैं तो दोनों सेट के एलिमेंट शामिल होंगे। ठीक है, इस बात को अगर हम जनरली लिखें तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि वी हैव अ सेट एक्स। यूनियन ऑफ सेट इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि यूनियन ऑफ सेट में ऐसे में एलिमेंट आ रहे हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं, एक्स ए का मेंबर है तब भी यूनियन का मेंबर है, या बी का मेंबर है तब भी यूनियन का मेंबर है। ठीक है, छोटी एग्जांपल्स के थ्रू यही बात आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं ए एक सेट है उसमें दो एंट्रीज़ हैं 1 2, बी एक सेट है उसमें एंट्रीज़ हैं 2 3, जब आप इन दोनों का यूनियन करेंगे ए यूनियन बी तो वो आ जाएगा 1 2 3। अब 1 2 3 में देखें तो 1 ए का मेंबर है, ठीक है, 2 जो है वो ए और बी का कंबाइन मेंबर है, और 3 जो है वो सिर्फ बी का मेंबर है। तो दोनों के में भी, जो दोनों में है वो भी आ जाएगा, और जो आइदर वन में है, किसी एक में है, वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो यूनियन के बाद इंटरसेक्शन को भी हम जनरली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट की तरफ जब हम जाएंगे तो इंटरसेक्शन में हम कहते हैं कि एक्चुअली इंटरसेक्शन में ऐसे मेंबर आएंगे सच डैट कि एक्स बिलोंग करेगा ए से और एक्स बिलोंग करेगा बी से बी। मीन्स हम ये कहना चाहते हैं कि एक्स दोनों का मेंबर होगा, ए का भी और बी का भी। जब दोनों का मेंबर होगा तभी इंटरसेक्शन का भी मेंबर होगा। अगर दोनों में से किसी एक में होगा तो इंटरसेक्शन का मेंबर नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि अभी अभी हमने एग्जांपल लिखी हुई थी A1 2 और B2 3 की। तो इस एग्जांपल में जब हम इंटरसेक्शन देखेंगे
तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आएगा जो दोनों में मौजूद है, ठीक है, अदरवाइज एंट्री नहीं आएगी। बेसिकली जिस तरीके से मैं यूनियन और इंटरसेक्शन को डिफ़ाइन कर रही हूँ, ये सेट को रिप्रेजेंट करने की नोटेशन है जिसे हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसमें जर्नल बात कर सकते हैं इस तरह से कि अब मुझे नहीं पता ए कौन सा सेट है, मुझे नहीं पता बी कौन सा सेट है और उसमें कैसे एलिमेंट है, ठीक है। हम कोई आर्बिट्ररी नंबर चुनना ऐसा होता है कि आप आंखें बंद करके, बिल्कुल उस तरह से है कि आंखें बंद करके आप एक बॉक्स में से चीज़ें निकालनी शुरू कर दें। फ़र्ज़ करें एक बॉक्स है, आप आंखें बंद करके एक बॉल निकालते हैं, फिर खोल के देखते हैं बॉल ब्लैक कलर का है, फिर दोबारा बॉल निकालते हैं, फिर देखते हैं ब्लैक कलर का है। बॉक्स इस तरह से है कि सिर्फ आपका हाथ जा सकता है, अंदर नज़र नहीं आ रहा आपको, ठीक है। फिर निकालते हैं, ब्लैक आता है, 5-6 बॉल आपने निकाल के देखी, 5-6 बॉल ब्लैक ही आई हैं, तो आपका एनालिसिस क्या बनेगा कि बॉक्स में जितने भी बॉल्स हैं वो सारे ब्लैक हैं, इसलिए बार बार ब्लैक ही आता जाता है। मींस आपने रिप्रेजेंटेटिव थोड़े से चेक कर लिए, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो रैंडम आपने निकाले, पार्टिकुलर नहीं चुने, आपने रैंडमली जो भी हाथ में आता गया उसे निकालते गए हैं, ठीक है। तो रैंडम सिलेक्शन पर अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होती जा रही है बार बार, तो इसका मतलब है कि वो थ्रू आउट चीज़ के लिए सेटिस्फाई है। तो इस वक्त हम एक रैंडम मेंबर एक्स चुन लेते हैं सेट का, ठीक है। अगर उस एक्स के लिए सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब है पूरे सेट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। इंटरसेक्शन के बाद आखिरी ऑपरेशन कंप्लीमेंट या डिफरेंस ऑफ सेट है। बेहतर यह है कि हम डिफरेंस ऑफ सेट करके इसे लिखें। डिफरेंस ऑफ सेट, जब हम डिफरेंस ऑफ सेट को डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसे एलिमेंट आएंगे जो बिलोंग करते हों, पहले अगर हम डिफरेंस ले रहे हैं ए माइनस बी, इस तरह भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी इस तरह भी लिखा जाता है। ऐसे मेंबर होंगे जो ए के मेंबर हों बट बी के मेंबर ना हो, ठीक है। सिर्फ वो जो ए में है और बी में नहीं है, मतलब ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट हैं और ए में शामिल है वो नहीं लिखे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ए की वो एंट्री लिखी जाएंगी जो सिर्फ और सिर्फ ए की एंट्रीज हैं। जैसे कि अगर ए सेट हम लेते हैं 1 3 5 और बी सेट हम चूज़ कर लेते हैं 2 3 4। अब इन दोनों में अगर मुझे ए माइनस बी कैलकुलेट करना है तो ए माइनस बी में हम पहला जो सेट होगा उसे फिक्स करेंगे और दोनों में देखें क्या कॉमन है। दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, 3 को छोड़ दें, बाकी बचे जो एंट्रीज़ हैं ए की सिर्फ वो लिखे जाएंगी 1 5, ठीक है। ए माइनस बी के केस में याद रखें कि ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता जनरली। देखें अगर आप इधर बी माइनस ए निकालेंगे तो अब आपका फोकस बी सेट है, तो बी सेट अगर आपका पहला सेट है तो जो कॉमन एलिमेंट है उसे छोड़ देंगे, बाकी जो बी सेट में एंट्री बचेगी वो लिखेंगे 2 4। तो यहाँ से ये एनालिसिस भी बनता है कि ए माइनस बी नॉट इक्वल है बी माइनस ए के, ठीक है। जबकि यूनियन में ऐसा नहीं है। अगर आप कहते हैं ए यूनियन बी है तो वो इक्वल होता है बी यूनियन ए के। इसी तरह अगर आप कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी है तो वो भी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। यूनियन और इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव होती है जबकि डिफरेंस ऑफ सेट कॉम्यूटेटिव नहीं होता। डिफरेंस ऑफ सेट ही कंप्लीमेंट ऑफ सेट की तरफ चला जाता है उस केस में जब पहला सेट सुपर सेट हो दूसरे सेट का। मींस ए के सारे एलिमेंट बी के ए में कंटेन करते हो, तो उस वक़्त जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपके पास कंप्लीमेंट आता है। तो वो जो ए सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट आ रहे होते हैं बी को, आप ये कह लें कि एक तरह से उसने बी को टोटली अपने अंदर कंटेन कर लिया है। तो अंदर कंटेन करने की वजह से हम इस किस्म के सेट्स को नाम देते हैं यूनिवर्सल सेट्स का, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट बिल्कुल आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि जिस तरह अर्थ है और अर्थ के अंदर तमाम कॉन्टिनेंट हैं, तो तमाम कॉन्टिनेंट सबसेट हैं
अर्थ के, और अर्थ उन सब का यूनिवर्सल सेट है जिसने उन सबको अपने अंदर कंटेन कर लिया है। इसी तरह अगर आप कहते हैं एक कॉन्टिनेंट है, जैसे एशिया ले लें, इसके अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी इसके सबसेट हैं, और एशिया उनका यूनिवर्सल सेट है या सुपर सेट है। दोनों बातें उसके लिए दुरुस्त हैं। ठीक है, तो जब ऐसा होगा कि मुझे ये पता लग जाएगा कि ए सबसेट है बी का, तो उस वक़्त जब मैं ए डिफरेंस बी कैलकुलेट करूँगी तो बेसिकली मैं कहूँगी वो बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, आप इस बात को छोटी क्लासेस में इस तरह पढ़ते रहे हैं कि यू आपके पास एक सेट होता था और यू इस तरह से है कि वो कंटेन कर लेता था ए को, तो ए कॉम्प्लीमेंट जब भी आपने निकालना होता था आप ये निकालते थे यू माइनस ए। तो अभी भी वही बात है जो हमने डिफरेंस में सीखी है। ठीक है, बस फ़र्क इतना आ गया कि एक कंडीशन हमने पार्टिकुलर कर ली है, हास कर ली है, कि जो पहला सेट होगा वो सुपर सेट होगा दूसरे सेट का, और ऐसा होने पर हम कहेंगे कि दूसरे सेट का कॉम्प्लीमेंट आ गया है। कॉम्प्लीमेंट लेना बिल्कुल ऐसा ही होता है कि मैं आपसे कहूँ कि एक दायरा है, उसके अंदर एक छोटा दायरा, इसे काट के बाहर निकाल दें। तो काट के जब आप बाहर निकाल देंगे तो ये बचा हुआ रीजन जो बच जाएगा ये एक्चुअली ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट को भी हम इस तरह से ही डिफ़ाइन करते हैं कि अगर मैं कहती हूँ एक एलिमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट का मेंबर है, तो वो कभी भी मेंबर नहीं होगा ए सेट का। ठीक है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा डिसजॉइंट सेट होते हैं। डिसजॉइंट सेट इस तरह के सेट हैं जिनमें कोई भी एंट्री सेम नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। मीन्स दो ऐसे सेट कि आप उनका इंटरसेक्शन करें, इंटरसेक्शन करने पर आंसर एम्प्टी सेट आए, तो हम कहते हैं कि ऐसे दो सेट डिसजॉइंट हैं। ए एंड बी डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा सेट ओवरलैपिंग भी होते हैं। ओवरलैपिंग इस तरह से होते हैं कि दोनों में थोड़े थोड़े एलिमेंट कॉमन होते हैं, सारे एलिमेंट कॉमन नहीं होते। और अगर ऐसा हो जाए कि किसी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के साथ कॉमन हो तो फिर वो सबसेट वाला केस आ जाता है। हम कहते हैं वो सेट दूसरे सेट का सबसेट है। तो बेसिकली इस बात को डिस्कस करने का मकसद ये है कि अगर किसी जगह पर ये प्रूफ करने के लिए आ जाता है कि साबित करें कि आपके पास दो सेट्स हैं वो डिसजॉइंट हैं, तो बेसिकली हम उन सेट्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाना चाहेंगे कि उनका इंटरसेक्शन लेने पर आंसर एम्प्टी सेट आता है। ठीक है, इसके अलावा सेट का एक अनदर ऑपरेशन है जिसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में हम बेसिकली दो सेट लेते हैं और ये बिल्कुल उस तरह होता है जैसे नंबर सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन होती है, सेट में क्रॉस प्रोडक्ट होती है। ठीक है, अगर आपके पास कोई से दो सेट हैं और उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहें, ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना चाहें, तो ए क्रॉस बी को हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ए में लेट से एंट्री है ए बी और बी में एंट्रीज ले लेते हैं सी डी, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास ए सी ए डी बी सी बी डी। कैलकुलेट करने का वे सिंपल है, ए को फिक्स कर लें, जितनी एंट्रीज़ हैं दूसरे सेट की सब के साथ लिखें। बी को फिक्स कर लें, जितनी एंट्रीज़ हैं दूसरे सेट की सब के साथ लिख लें। इसी तरह अगर आगे फर्दर एंट्रीज़ भी होती तो सेम प्रोसेस रिपीट करते जाते हम कॉन्टीन्यूसली। तो देखें इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स थे 2, इसमें कितने एलिमेंट्स थे 2, तो क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आए हैं 4। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट के जितने भी एलिमेंट हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। ठीक है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होने का मतलब, ऑर्डर पेयर आपने हमेशा स्टडी किए हैं जब आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन में आप हमेशा देखते हैं कि जो आंसर होता है वो एक्स वाई दो एक्सिस में निकाला जाता है। ठीक है, तो एक्स वाई ये जो आप आंसर निकालते हैं वो एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जर्नल शक्ल है और ये जो आप ग्राफ बनाते हैं जो जिसे आप लीनियर अलजेब्रा कहते हैं,
तो वो लीनियर अलजेब्रा उसकी एक एप्लीकेशन टाइप है, ये कह लें। ठीक है, बेसिकली जी। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट नोटेशन डिस्कस करते हैं, सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली रिलेशन के नाम से जाने जाते हैं। जैसे हम रिलेशन कह के डिस्कस करेंगे, वो एक्चुअली में किसी क्रॉस प्रोडक्ट का कोई छोटा सेट है। क्रॉस प्रोडक्ट सुपर सेट है और वो इसके सबसेट बने हुए हैं। ठीक है, इस बात को डिटेल में ज़रा डिस्कस करते हैं। हमने कैलकुलेट किया है ए क्रॉस बी को, और ए क्रॉस बी में एंट्रीज आ रही थी ए सी, ए डी, बी सी, बी डी। ठीक है, अब ये भी मैंने कहा कि रिलेशन बेसिकली सबसेट होंगे क्रॉस प्रोडक्ट के। अब ये जो सेट है तो ये सेट, इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं? 1 2 3 4। अगर 4 एलिमेंट आ रहे हैं तो हमने सीखा है कि अगर 4 एलिमेंट होंगे तो पॉसिबल सबसेट 16 होंगे। तो जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं उन सब पॉसिबल सबसेट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के बारे में हमने ये डिस्कशन किया है, एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये भी सेट है, सो ये इसका सबसेट है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा दूसरा सबसेट सिंगलटन सेट्स, एक एलिमेंट वाला। इसका एक एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर है, ए सी। नेक्स्ट ए डी, नेक्स्ट बी सी, बी डी, सिंगलटन 4 ही बन सकते थे, वो चारों बन चुके हैं। अब दो दो एलिमेंट वाले सबसेट ए सी, ए डी। ए सी, बी सी, ए सी, बी डी। ए सी के साथ इन तीनों के सबसेट बना लिए हमने, ए सी को छोड़ दें। ए डी, बी सी, ए डी, बी डी। ए डी के साथ दोनों के सब बन गए, ए डी को छोड़ दें। बी सी, बी डी। जी, इसके बाद तीन तीन एलिमेंट के साथ ए सी, ए डी, बी सी। देन ए सी, ए डी, बी डी, बी सी, ए सी, ए सी, ए डी, बी सी।
AC BC BD, ठीक है। एक इधर लिख लेते हैं, A D BC BD, ठीक है। 3 3 एलिमेंट वाले 4 ही बन सकते थे, वो इस तरह से हम बना रहे थे। एक में मैंने AC को छोड़ दिया, एक में AD को छोड़ दिया, एक में BC को और एक में BD को, तो ऑल पॉसिबल। और जो आखिरी सबसेट होगा वो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट खुद होता है, ये पूरे का पूरा सेट, ठीक है। अब ये जो पॉसिबल सबसेट आए हैं, इन पॉसिबल सबसेट में चंद ही ऐसे हैं, ये सारे के सारे रिलेशन हैं, लेकिन इनमें से ही चंद ऐसे हैं जिन्हें हम कहेंगे कि वो फंक्शन है।